आज लोक भवन में शुभेंदु सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राज्यपाल आर.एन. रवि ने 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें 13 कैबिनेट मंत्री, 3 इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। इस विस्तार के बाद शुभेंदु सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 41 हो गई है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि कितने मंत्री बने। असली खबर है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए क्या राजनीतिक संदेश शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। इस पूरी कवायद में 4 बड़े समीकरणों का ध्यान रखा गया है। ध्यान से देखिए। सबसे पहला, आरएसएस का रिप्रेजेंटेशन। मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरों को जगह दी गई है जिनका बैकग्राउंड आरएसएस से सीधे जुड़ा रहा है। दूसरा, क्षेत्रीय संतुलन। उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और रणबंग यानी पश्चिमांचल के तीनों इलाकों को प्रतिनिधित्व देकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार किसी एक इलाके की नहीं बल्कि पूरे बंगाल की बनी है। तीसरा जो संदेश है, पुराने और नए विधायकों का बैलेंस है। पुराने और अनुभवी विधायकों के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। चौथा, सामाजिक रिप्रेजेंटेशन। राजवंशी समाज है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और मथुआ समाज के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर शुभेंदु अधिकारी ने सामाजिक समीकरणों को साधने की भरपूर कोशिश की है। यानी आज का विस्तार सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, एक तरह से 2029 की चुनावों की राजनीतिक तैयारी का खाका भी आप इसको मान सकते हैं। बीजेपी में जश्न तो टीएमसी में शोक है। शुभेंदु सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चा हर जगह थी तो ममता बनर्जी की बैठक से उनके ही विधायकों के गैर हाजिर होने की खबरें खूब वायरल हैं। 4 मई को चुनाव खत्म हुए थे, बीजेपी बम्पर जीती है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, टीएमसी के 2 विधायकों को आज ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाल दिया। एक उम्मीदवार चुनाव मैदान छोड़कर भाग चुका है, जहांगीर। 2 बड़े नेताओं को जनता के गुस्से का सरेरा बीते 2 दिनों में शिकार होना पड़ा, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी। यानी टीएमसी पर चारों तरफ से इस वक्त आफत बरस रही है। बंगाल में आज पहली बीजेपी सरकार का एक विस्तार हुआ, 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। वहीं बीते 2 दिनों में ममता बनर्जी को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। बंगाल में इन दिनों एक बड़ी विचित्र बीमारी फैली हुई है। इस सियासी बीमारी का नाम है जनता का गुस्सा। यह बीमारी बड़ी लोकतांत्रिक है। पहले यह बीमारी टीएमसी के नेताओं को लगती थी, अब सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं तक भी पहुंच गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब यह बीमारी ममता राज में लगी थी तो टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने उसका नाम जनता का गुस्सा रखा था और अब जब वो खुद इस बीमारी के लपेटे में आ गए हैं तो टीएमसी की तरफ से इसे लोकतंत्र पर हमला कहा जा रहा है। क्या यही कर्मा कॉलिंग है, यानी जस को तस? शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर पत्थरों से हमला हुआ, उन पर अंडे फेंके गए, चोर चोर के नारे उनके सामने उनके मुंह पर लगे। अभिषेक बनर्जी को अस्पताल ले जाना पड़ा, वो घायल हो गए। ममता बनर्जी ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। ममता ने बाद में आरोप लगाया कि कोलकाता के बेलेव्यू अस्पताल ने सरकार के दबाव में अभिषेक बनर्जी को भर्ती करने तक से मना कर दिया था। I was sitting with Mr. Tandon, who is the administrator of this hospital. He was sitting behind me and he was requesting me that he is getting threat call from the police in different corners, and that time he was talking to DC South and also the BJP leaders are threatening to him so that though doctors advise to admit them, they should not admit Abhishek Banerjee because this is a government desire. अभिषेक बनर्जी के बाद टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी रविवार को गए थे लोगों से मिलने हुगली। कल्याण बनर्जी चंडीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, तभी उन्हें भीड़ के गुस्से को झेलना पड़ा। They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. It is now 2 hours ago. Yes. Yes. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अपने ऊपर हुए हमले को हत्या की कोशिश करार दे रहे हैं, तो वहीं शुभेंदु सरकार के मंत्री कल्याण बनर्जी पर स्क्रिप्टेड ड्रामा करने के आरोप लग रहे हैं। केवल ड्रामा, उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनकी व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। महुआ मैत्रा और एक एमपी है,
इनके साथ इनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। सर पर अटैक हुआ तो कहीं भी खून निकला है? झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के वो दिखाना चाहते हैं। उसको कौन विश्वास करता है? ममता बनर्जी को देख के मन लागे, बंगला में एक तो बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागू है। राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है। यहाँ एक ही चीज का नाम समय और मौसम देखकर बदल जाता है। जैसे गांव में एक ही भैंस को मालिक लक्ष्मी कहता है और पड़ोसी मुसीबत। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए 5.5 साल पीछे आपको लिए चलूंगा। वो साल था 2020 का। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर थे। वो कोलकाता से दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने जा रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। डायमंड हार्बर पहुंचते ही उनके काफिले पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई। डायमंड हार्बर सीट से ही अभिषेक बनर्जी सांसद हैं आज की डेट में, इसको याद रखिए। जेपी नड्डा की कार बुलेट प्रूफ होने के चलते वे सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके काफिले में शामिल नेताओं की गाड़ियों के शीशे टूट गए। कई कार्यकर्ता उस वक्त घायल हुए। इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने याद दिलाया कि कैसे उनके नेताओं के साथ क्या व्यवहार टीएमसी ने किया था। इस वक्त पूरे देश में सवाल उठा था कि क्या राजनीतिक विरोध का यही एक तरीका है, हिंसक हो जाना? क्या बंगाल में कानून का राज नहीं बचा है? लेकिन तब सरकार चलाने वाली तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया था, ये भी आप जान लीजिए। तब अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि ये जनता का गुस्सा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। उस समय अभिषेक बनर्जी ने पत्थर फेंकने को जनता का गुस्सा बताया था, लेकिन आज जब वही जनता टीएमसी नेताओं के खिलाफ लगभग उसी अंदाज में नाराजगी जाहिर कर रही है, तब टीएमसी को लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अचानक लोकतंत्र आईसीयू में पहुंच गया है। टीएमसी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी देंगे। वे इस मामले में कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इसी बीच उनका एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर 2020 में पत्थर चलाना जनता का गुस्सा था, तो आज अंडे फेंकना कैसे गलत हो सकता है। इस बात को भी अंडरलाइन करने की जरूरत है। अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी वो चुने हुए नेता हैं, सांसद हैं। इस तरह की हिंसा अगर उनके साथ होती है, वो भी भरे पुलिस फोर्स के सामने, तो ये पुलिस की भी नाकामयाबी है। उस पर भी जांच होनी चाहिए, उनकी भूमिका को भी टटोला जाना चाहिए। राजनीति में बोया हुआ बीज बहुत ही ईमानदार होता है। वो फल देने से पहले पार्टी का झंडा नहीं देखता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन है, उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि जमीन में डाला क्या गया था। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है। समस्या यह है कि बंगाल में बरसों तक राजनीतिक हिंसा को एक तरह से लाइसेंस दे दिया गया था। अब उसी हिंसा और हिंसा के डर से टीएमसी कार्यकर्ता घरों के बाहर नहीं निकल रहे। टीएमसी की तरफ से आज अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन करने की अपील की गई थी, लेकिन शाम होते होते विरोध प्रदर्शनों की एक तस्वीर देखने को आज नहीं मिली। ये तो रही टीएमसी कार्यकर्ताओं की बात। अब टीएमसी विधायकों की बात भी कर लेते हैं। ममता बनर्जी ने रविवार को टीएमसी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन बताया गया कि 80 में से मात्र 20 विधायक की मीटिंग में पहुंचे। लगभग 60 विधायकों के नहीं आने के चलते मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। मीडिया के सामने यह दावा किया गया कि सभी विधायक विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए नहीं आ पाए। तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरेस कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम भी आज जो शेड्यूल था उसको डिफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है। विधायकों को घेर के रखा गया, विधायकों को डराया गया, विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया गया। आप ये समझ लें कि 80 के 80 विधायक तृणमूल के साथ हैं। होने हमारे 200 से ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खेल खेला। सीसीटीवी कैमरे नहीं, ये फुटेज हमको नहीं दिखाते। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। आज एक और बड़ी खबर आई टीएमसी खेमे से। ममता बनर्जी ने अपने 2 विधायकों को, जो अभी जीते हैं 1 महीना पहले, संदीपन साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी की विरोधी गतिविधियों के चलते आरोप लगाते हुए तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। दिलचस्प बात यह कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस निष्कासन आदेश के जारी होने से कुछ ही मिनट पहले शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि विधानसभा में सामने आए फर्जी सिग्नेचर मामले में शिकायतें असल में इन्हीं दोनों विधायकों ने दर्ज कराई थी। दरअसल ये पूरा विवाद टीएमसी की तरफ से शोभन देव चट्टोपाध्याय को
विपक्ष के नेता के रूप में समर्थन दिए जाने वाले आधिकारिक पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें संदीपन शाह और ऋतव्रता बनर्जी ने आरोप लगाकर कहा कि वो साइन उन्होंने किए ही नहीं थे। कि इससे पहले भी बैठक हुआ है। बैठक में ये प्रस्ताव था कि कौन दल नेता बनेंगे, कौन उपनेता बनेंगे और कौन चीफ व्हिप बनेंगे। अब 15 साल सरकार में रहने के बावजूद भी प्रोसीड्यूर फॉलो किए बिना ये रेजोल्यूशन जमा हो जाता है असेंबली में। सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहां पे मौजूद थे ही नहीं। तो इसकी जरूरत क्या थी, क्यों हुआ, ये तो वही बोल पाएंगे। डायमंड हार्बर मॉडल चलता था साउथ कोलकाता में, जहां भी आप देखते थे सभी तो अभिषेक बनर्जी का ही समर्थक दिखता था। तो अब अचानक वो समर्थक क्यों नहीं रहे, इसका जवाब मुझे लगता है सबसे अच्छा अभिषेक बनर्जी ही दे पाएंगे। ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉर्पोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता। आपको बता दूं कि इसी कथित फर्जी साइन केस की जांच बंगाल की अब सीआईडी कर रही है। इस मामले में अभिषेक बनर्जी को आज पेश भी होना था, लेकिन उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए सीआईडी के सामने पेश न होकर 2 हफ्ते का और वक्त मांगा है। एक तरफ टीएमसी के भीतर टूट, बगावत और असंतोष की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपनी सरकार को मजबूत करने में जुटे हैं। आज लोक भवन में शुभेंदु सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें 13 कैबिनेट मंत्री, 3 इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। इस विस्तार के बाद शुभेंदु सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 41 हो गई है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि कितने मंत्री बने, असली खबर है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए क्या राजनीतिक संदेश शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। इस पूरी कवायद में 4 बड़े समीकरणों का ध्यान रखा गया है। ध्यान से देखिए। सबसे पहला, आरएसएस का रिप्रेजेंटेशन। मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरों को जगह दी गई है जिनका बैकग्राउंड आरएसएस से सीधे जुड़ा रहा है। दूसरा, क्षेत्रीय संतुलन। उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और रणबंग यानी पश्चिमांचल के तीनों इलाकों को प्रतिनिधित्व देकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार किसी एक इलाके की नहीं बल्कि पूरे बंगाल की बनी है। तीसरा जो संदेश है, पुराने और नए विधायकों का बैलेंस है। पुराने और अनुभवी विधायकों के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। चौथा, सामाजिक रिप्रेजेंटेशन। राजवंशी समाज है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और मथुआ समाज के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर शुभेंदु अधिकारी ने सामाजिक समीकरणों को साधने की भरपूर कोशिश की है। यानी आज का विस्तार सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, एक तरह से 2029 की चुनावों की राजनीतिक तैयारी का खाका भी आप इसको मान सकते हैं।